अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास है क्लास 11th के लिए। आज का लेक्चर नंबर 2 फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर अभी अभी स्टार्ट हुआ, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और देख लिए तो चलिए आज लेक्चर नंबर 2 में सेक्शन 2.2 है, पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक का 2.2। तो आज जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एटॉमिक मॉडल, जिसमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। फिर एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बात करेंगे। आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। और ड्रॉबैक्स थोड़े बहुत है रदरफोर्ड मॉडल के, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल के 2 प्रॉब्लम्स है, वो 2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हुए चलेंगे। इस चैप्टर से जो है ना, मैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसी में कवर कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स की। तो जो एक्सपेरिमेंट्स में जो ऑब्जर्वेशन आया है डाल्टन मॉडल में, ये तब की बात है। ठीक है, डाल्टन्स मॉडल के बाद की बात है। डाल्टन्स थ्योरी के बाद की। डाल्टन्स थ्योरी के बाद मालूम हो गया कि एटम्स है। अब उसका मॉडल कैसा है, कैसा रहता है एटम, वो भी मालूम करना इम्पोर्टेंट था साइंटिस्ट के लिए। तो इसीलिए उसके एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गए फिर। ठीक है, तो जो मेजर प्रॉब्लम्स थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आने से पहले, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से पहले, बिफोर डिस्कवरी of subatomic particles, electrons, protons and neutrons, before discovery of subatomic particles, जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम, अकाउंट दी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम देखना, वो मतलब कैसा स्टेबल होता, वो सब मालूम करना, वो थी प्रॉब्लम ऑफ एटम। और दूसरी एक प्रॉब्लम है, वो थी कंपेयर करना एलिमेंट्स का बिहेवियर, कंपेयरिंग बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ बोथ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स आने का थर्ड रीज़न जो था, वो जो मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स से जो होता, वो एक्सप्लेन करना था। और जो है ओरिजिन अंडरस्टैंड करना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसका नेचर वगैरह सब मालूम करना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एटम्स अब्जॉर्ब करते और एमिट करते एटम्स, वो अंडरस्टैंड करना था। तो ये 4 रीजंस थे जिसकी वजह से एटॉमिक मॉडल्स को, एटम का जो मॉडल है कैसा रहता है एटम, वो मालूम करने की नीड थी साइंटिस्ट्स को। ठीक, तो थॉमसन का जो मॉडल है, सबसे पहले तो जे थॉमसन का मॉडल आया था 1898 में। ईयर 1898 में जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, जो कि ऐसा दिखता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से बहुत फेमस है, या नहीं तो वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका शेप जो है पूरा वही वाटरमेलन और प्लम पुडिंग टाइप का है। उनके अकॉर्डिंग क्या है बोले तो, एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरा सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, ये उसमें छोटे ये पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और इन लोग नेगेटिवली चार्ज रहते। बाकी का ये पूरा स्फीयर जो है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का रहता।
खाली इसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रहते, जिसकी वजह से इन्हें न्यूट्रल रहता, इलेक्ट्रॉन्स इसको नेगेटिव चार्ज देते, इन्हें खुद पूरा एटम जो रहता वो पॉजिटिव रहता बोल के बोले जे थॉमसन। ठीक है, क्योंकि जब तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें जो है ना मास जो है, मास एटम का वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा मास। और इसके अकॉर्डिंग थोड़े बातें हैं, ये अजम्पशन है सिर्फ, ठीक है, ये मॉडल के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक अजम्पशन है कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बोल के। अब क्योंकि ये मॉडल ऑब्वियसली सही है नहीं है, इसके बाद अपने को मालूम एक्चुअल मॉडल कैसा है एटम का। यहाँ पे न्यूक्लियस रहता, उसके अतराफ ऑर्बिट्स रहते जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते, राइट, ये तो मालूम है ना अपने। तो इसीलिए ये थ्योरी पहले ऐसा मॉडल निकाले जे थॉमसन की ऐसा है, उसके बाद ये गलत साबित हुआ। कैसा हुआ बोले तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हुआ, साइंटिस्ट जो है रदरफोर्ड, उनके एक्सपेरिमेंट से हुआ है, उसका आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इनका ही है, तो उसके बारे में अब पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल एटम का जो है साइंटिस्ट रदरफोर्ड दिए, वो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रदरफोर्ड जो है ना एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोल के एक एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। अल्फा रेज जो रहते हैं ना, पॉजिटिव रेज को अल्फा रेज भी बोलते हैं, अल्फा रेज। तो उन्होंने एक अल्फा रेज का एक्सपेरिमेंट करे। ये एक्सपेरिमेंट सेम आप जो है ना आपके 12th क्लास या क्या है सेकेंड ईयर में, इंटर सेकेंड ईयर में पढ़ते फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ मैटर बोल के आता, उसमें सेम यही एक्सपेरिमेंट पढ़ना रहता। तो इसीलिए उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स बोल के। तो यहाँ पे देखो ये एक सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, यहाँ पे बीच में एक लेड प्लेट रखे, और इधर से ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स है, ऑरेंज कलर के पास हो रहे हैं, सो ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये पास हो रहे हैं। इन लोग ये एक गोल्ड फॉइल पे पास हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल को जाके अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अतराफ जो है ना ये जो है ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, जो कि जिंक सल्फाइड की प्लेट है, जो कि पहले भी यूज हुई थी, राइट। उसमें अपने लास्ट लेक्चर में है ऐसा यूज हुई, सो तो ये जो प्लेट है ना ये अपनी फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की प्लेट है, ठीक है। फ्लोरेसेंट यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इधर लिख दूँ, फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की कवरिंग है, इस पे फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड की कवरिंग है। ये पूरी कवरिंग पे जो है इसका इधर से डिफ्लेक्ट होके आता रेज, अल्फा रेज पूरे। तो देखो थॉमसन, जे थॉमसन के हिसाब से एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा पॉजिटिव है एटम, बीच में थोड़े इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। बट ये एक्सपेरिमेंट उसको अपोज कर रहा, कैसा बोले तो ये अल्फा रेज जो है पॉजिटिव रेज है, ठीक है, पॉजिटिव रेज है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का रहता। तो इन लोग जब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट होना और प्रोटॉन्स से रिपेल होना, मतलब पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होना, राइट। तो ये जो डिफ्लेक्शंस है इन लोग के, यहाँ पे जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर आ जा रहे हैं, ये इधर शाइन होता है ये मटेरियल, इसीलिए मालूम होता कहाँ कहाँ आ रही है ये रेज, कैसा कैसा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रदरफोर्ड के अजम्पशन के हिसाब से इतना डिफ्लेक्ट नहीं होना था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पूरे फैले हुए रहते हैं एटम में, तो इतना क्यों वो लोग डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इतने एंगल्स से, क्यों हो रहे हैं बोले तो वो फिर उन्होंने बाद में एक मॉडल निकाला है एटम का। देखो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर व्यू दिया हुआ है गोल्ड फॉइल का। गोल्ड फॉइल में फिर उन्होंने ये प्रपोज करे कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है एटम में,
उसके अतराफ नेगेटिव चार्ज रहता। तो इसीलिए उन्होंने ये बोले कि एटम्स जो है इमेजिनरी ऑर्बिट्स में ऐसा रिवॉल्व करते एटम के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते एटम के अराउंड, और बीच में सिर्फ प्रोटॉन्स रहते जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहते। इसीलिए इसीलिए ऐसा हो रहा था वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। अल्फा रेस तो पॉजिटिव है, तो उन लोग ऑब्वियसली जो है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे तो डिफ्लेक्ट नहीं होते, वैसे जैसा जैसा जा रही है मेन स्ट्रेट ऐसे ही चले जाते, राइट। बट जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जहाँ जहाँ प्रोटॉन्स है, वहाँ पे उन लोग को रिफ्लेक्ट होते। इसीलिए इतने सारे डिविएशंस है, क्योंकि मेन सेंटर से उन लोग डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मेन जो सेंटर ऑफ एटम है उससे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसीलिए सेंटर ऑफ एटम पूरा पॉजिटिव रहता, और सिर्फ एटम्स के सराउंडिंग्स में नेगेटिव चार्ज रहता पहले वह इलेक्ट्रॉन्स में, और वो इलेक्ट्रॉन्स इमेजिनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते बोल के प्रपोज करे फिर रदरफोर्ड। इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना है तो एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, सेक्शन 2.2.2 में डिटेल में है। मैं आप लोगों को इजी वे में अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर तो बेसिकली जो है ना Z से रिप्रेजेंट होता नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट और एटम जो भी है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं रहते, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हर एटम में सेम रहते, कोई भी एटम ले लो तो वही। अब आपको अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम तो मतलब आपको एटॉमिक नंबर मिल गया बोले। और फिर मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो सम रहता उसको एटॉमिक मास बोलते, मास नंबर, सॉरी, उसको मास नंबर बोलते। तो ये रहता मास नंबर का फॉर्मूला। इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहता, Z से एटॉमिक नंबर, A से मास नंबर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि A से एटॉमिक नंबर बोल के, एटॉमिक नंबर का सिंबल A नहीं रहता, एटॉमिक नंबर का सिंबल रहता Z। A रहता एटॉमिक मास नंबर का, मास नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं, कुछ भी बोलना है देखना। और फिर इसके बाद है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। तो चलो भाई अब बात करेंगे आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स पे। तो आइसोबार्स देखो, सबसे पहले तो एटम्स जो कि जो है ना जिसमें सेम मास रहता, दो डिफरेंट एटम्स है, ठीक है, जिसका मास नंबर जो है सेम है, लेकिन उन लोगों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब जैसे कि ये नाइट्रोजन है, इसका मास नंबर 14 है, एटॉमिक नंबर 17 है। कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास नंबर जो है ना 14 है और एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये देखो, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। इसको समझने के लिए यहाँ पे पहले से एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट X है, ये X एलिमेंट है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के टर्म्स में। तो पहले यहाँ पे आप लिखते मास नंबर जो कि A रहता, और यहाँ नीचे लिखते Z जो कि रहता एटॉमिक नंबर, ये Z एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऐसा रहता रिप्रेजेंटेशन एटम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर के टर्म्स में। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर रहता मास नंबर, तो यहाँ पे है मास नंबर और ये है एटॉमिक नंबर। वैसे ही कार्बन का भी है। यहाँ पे कार्बन की अपन बात करे थे, उसमें मास 12, 13 और 14 रहता, मगर उसका फिर एवरेज लेके उसका एटॉमिक मास निकालते वगैरह बोल के पहले वाले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में बात करे थे, उसका भी यहाँ पे अपने को यूज़ आ गया कि कार्बन के एक आइसोटोप जिसका मास 14 रहता, एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन नाइट्रोजन का मास भी 14 है। तो ऐसे जो रहते एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास नंबर जो रहता वो सेम रहना
और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहना उनको बोलते हैं आइसोबार्स। अब बात करेंगे आइसोटोप्स पे, जो एटम्स जिन ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट है, आइसोबार्स और आइसोटोप्स टोटली ऑपोजिट है। तो इसीलिए इसमें एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, इनका मास नंबर डिफरेंट रहता और एटॉमिक नंबर जो है सेम रहता, वैसे एटम्स को बोलते आइसोटोप्स। जैसे कि यहाँ पे है देखो अपना हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स है। एक है प्रोटियम जिसमें मास नंबर 1 रहता है, ड्यूट्रियम मास नंबर 2 और ट्रिटियम मास नंबर 3। इसमें इनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर तीनों में भी देखो 1 ही है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। मास नंबर प्रोटियम में 1 रहता, ड्यूट्रियम में 2 रहता और ट्रिटियम में 3 रहता। ट्रिटियम तो मालूम ही होगा, अपनी फेवरेट स्पाइडरमैन 2 का ट्रिटियम, ठीक है। तो वही ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और प्रोटियम, ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। अब वैसे ही कार्बन के आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन लोगों में पूरों में एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहता सेम, बट जो मास नंबर रहता वो डिफर करता, यहाँ पे 12, 13, यहाँ पे 14। इसकी बात अपन सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी करे थे। अब इसके बाद वैसे तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है, लेकिन पहले अपन ये ड्रॉबैक्स डिस्कस कर लेंगे रदरफोर्ड मॉडल के, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो एक एक करके पूरे डिस्कस कर लेंगे। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स है, वो मेन पहला ड्रॉबैक तो ये था कि उन्होंने बोले थे ये जो एटम्स जो रहते न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसा रिवॉल्व करते इमेजिनरी ऑर्बिट्स में, ठीक है। उन्होंने बोले थे कि ये सिमिलर है सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम में जैसा न्यूक्लियस सन के सिमिलर है, न्यूक्लियस सन के सिमिलर है, और बाकी प्लैनेट्स जो है अपने अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस वगैरह, वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स के सिंबल है, ठीक है। अर्थ है, ये वीनस है, मर्क्यूरी, ये जो प्लैनेट्स है, इन लोग भी इमेजिनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते और जो है ना अपने सन के अराउंड रिवॉल्व करते और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही रिवॉल्व करते न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। ऐसा बोल के बोले थे। कैसा बोले तो देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स से अब सन सारे प्लैनेट्स को खींचता, अट्रैक्ट करता अपने तरफ, घुमाने पे उन लोगों को फोर्स करता, उन लोग घूमना बोल के। पहले देखो स्पेस में हर चीज़ कोई भी ऐसी जो है ना इंडिपेंडेंट रहती डायरेक्शन के, ठीक है। लेकिन जब एक हैवियर है यहाँ पे सन, एक हैवियर मास है, तो उन्हें अट्रैक्ट करता स्पेस में किसी चीज़ को, और दूसरे बहुत से फोर्सेस रहते हैं जो कि सन, अर्थ, दूसरे प्लैनेट्स को अपने को रिपेल करते। तो ऐसे टाइम पे प्लैनेट्स क्या करते बोलते, रिवॉल्व करते, वो दोनों फोर्सेस को ओवरकम करते हुए रिवॉल्व करना पड़ता प्लैनेट्स को। तो रदरफोर्ड बोले थे कि ऐसी वजह से जो है ना इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते अब न्यूक्लियस के अराउंड बोल के, ऐसा बोले थे उन्होंने। और जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपना, उसका फॉर्मूला है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास 1 मास 2, जो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास, जैसे कि सन और अर्थ है, दोनों का मास डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। अब वही सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या है फॉर्मूला, कूलम फोर्स भी बोलते हैं ना इसको। इसका फॉर्मूला क्या है बोलते, के मतलब कूलम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, टाइम्स चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल, डिवाइडेड बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, इसीलिए ऐसा बोल के उन्होंने पूरा प्रपोज करे अपना मॉडल, ठीक है। तो मगर देखो इसमें अब ये ऐसा अट्रैक्ट करता सन क्या है बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना ये, तो इसमें अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा तो उस पर एक्सेलरेशन है कोई ए, ठीक है, एक्सेलरेशन है। अब उन्हें एक्सेलरेशन के साथ मूव करा तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता, ये अपने को मैक्सवेल समझाए।
ठीक है, ये भी आप वही सेम डुअल नेचर वाले चैप्टर में पढ़ते फिजिक्स में, तो अभी उसकी बात नहीं करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता बोल के मैक्सवेल साइंटिस्ट जो है बोले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा, तो उन्हें एमिट करते 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 खत्म हो जाता, मगर वैसा तो नहीं हो रहा ना। तो वो कैसा ओवरकम करना, अगर इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते रहा इलेक्ट्रॉन तो उन्हें पूरा श्रिंक होके ख़त्म हो जाता, जिससे एटम में सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल्स रह जाते ना, वैसा तो नहीं होता, अब एटम श्रिंक थोड़ी होते। तो इसीलिए इसका भी सल्यूशन होना था कुछ। अब इसका सल्यूशन जो है ना बाद में निकला, वो इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ है, मगर मैं बोल देता हूँ ये पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म करके। इसका पहले देख लो, पूरे ड्रॉबैक समझ लो पहले, ठीक है। ऐसा है, श्रिंक हो जाता। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि दूसरा पॉइंट ये है अपने पास, दूसरा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि एटम अब रिवॉल्व कर रहा ना, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा, पहले तो उन्हें नेगेटिव है, उन्हें ऐसा रिवॉल्व कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा, यहाँ पे इन्हें अट्रैक्ट भी कर रहा, उस पर कोई कंपनसेट करने कोई रिपल्सिव फोर्स लग रहा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता, एटम ऐसा स्पाइरल में आता न्यूक्लियस की तरफ, ये एटम इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज पे, तो उन्हें ऐसा ऐसा होके न्यूक्लियस के अंदर अटैक मार देता, जिससे थॉमसन मॉडल के जैसा हो जाता है, ये भी नियरली थॉमसन मॉडल के जैसा हो जाता, मगर वैसा भी नहीं है, क्योंकि रदरफोर्ड ही अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करेगी थॉमसन मॉडल गलत है बोल के। तो ये कैसा होता, और एक थर्ड क्या था बोले तो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट नहीं एक्सप्लेन करे थे, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता ऑर्बिट्स में, वो एक्सप्लेन नहीं करे थे रदरफोर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट रहता ऑर्बिट्स में, मतलब अब जैसे कि देखो ये एक न्यूक्लियस है पहले तो, फिर यहाँ पे एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तो इसमें कितने रहना इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने रहना, इसमें कितने रहना, बाकी के जितने भी ऑर्बिट्स है उसमें कितने रहना, वो सबका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था, ठीक। तो ये थे कुछ ड्रॉबैक्स थे उसके रदरफोर्ड मॉडल के। इसका सल्यूशन जो है ना ये निकला के, वो खैर बात की बात है, अभी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बोल दे रहा हूँ। इसका सल्यूशन जो है ना ये निकला था, मैक्सवेल बोले कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब ये जो पूरे कॉन्सेप्ट्स अपन लगा रहे हैं ग्रेविटेशन के, और यहाँ पे देखो ग्रेविटेशन का अपन यूज़ कर रहे हैं, और इधर पूरा रिलेट करते जा रहे हैं इसको सोलर सिस्टम से, कि रिवॉल्व होते होते पार्टिकल ऐसा आना। क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट अप्लाई टू क्वांटम मैकेनिक्स बोल के बोले कौन, मैक्सवेल जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने बोले कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों की स्टडी अलग अलग है। अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई चीज़ हो रही तो वो क्वांटम मैकेनिक्स में भी वैसे ही तरीके से होना ज़रूरी नहीं है बोल के बोल दिए थे, ठीक है। तो ये तो खैर अभी इस चैप्टर का बात नहीं है, बाद में आपको ईएम वेव्स में पढ़ाते फिजिक्स में सेकेंड ईयर में, ठीक है। अभी तो अब आ गए एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, इन लोगों को जल्द से जल्द सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8035 ब्रोमीन एटम, ठीक है। तो पहले तो देख लो यहाँ पे ऊपर 80 दिया हुआ है, नीचे 35 दिया हुआ है, इससे ही अपने को मालूम हो जाता ऑलमोस्ट, आंसर तो पूरा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ब्रोमीन है यहाँ 80, यहाँ पे 35। अब अपन देखें कि अगर एक एक्स एटम है तो उसका मास नंबर ऊपर रहता, एटॉमिक नंबर नीचे रहता, तो इसका मास नंबर हो गया 80 और एटॉमिक नंबर हो गया 35, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रहता, एटॉमिक नंबर बेसिकली
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मालूम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मालूम होगा कि 35 है। और एटॉमिक मास क्या रहता, एटॉमिक मास क्या रहता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि यहाँ पे 80 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ठीक है, 80 अपने को मालूम है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 35 है, तो यहाँ से सिंपली कैलकुलेट करें तो आ जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 80 माइनस 35 इक्वल टू 45। तो ये आ गया आंसर कि रिस्पेक्टिवली प्रोटॉन्स है 35, न्यूट्रॉन्स है 45 और इलेक्ट्रॉन्स है 35 से। ठीक है, ये है इसका आंसर, सॉल्यूशन जो बोलते बोलो। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.2, ये भी सिंपल सी प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द स्पीशीज आर 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, असाइन अ प्रॉपर सिंबल टू इट। अच्छा, पहले एटम कौन सा है मालूम करना है और उसका सिंबल प्रॉपर जो है असाइन करने का है। कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। तो पहले तो देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है एटम का, एटॉमिक नंबर क्या हो गया 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। अच्छा, ये आइसोटोपिक स्पीशीज है इसीलिए डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ डिफरेंट ही। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 18। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। तो ये जो स्पीशी है ना, ये आयन है एक, ठीक है, आयन है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स गए हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसीलिए पहले तो इसके सिंबल में जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो भी आएगा उसके ऊपर यहाँ पे 2 माइनस लिख देना, और यहाँ पे पहले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड कर दो, 16 प्लस 18 44, राइट, 44 आता। और जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे वो 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दो यहाँ पे गए हुए। तो जो एटॉमिक नंबर 18 है वो अपने सल्फर का है पीरियोडिक टेबल से, राइट। तो इसीलिए आंसर जो है वो है सल्फर 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस एटॉमिक मास 44 एंड एटॉमिक नंबर 18। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग जो है ना पॉज करके भी ट्राई करे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं जल्द से जल्द सॉल्व करके बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।